जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ऑलरेडी अपने 9 से 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स में हमने जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो अब मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये दूरी और विस्थापन की होने वाली है। और आपको पता है कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में, तो इससे हम उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए एक दोस्त के साथ में और अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की पहली वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। बताओ वो कौन सी भौतिक राशि है जो ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती? तो आप सभी को पता है कि जो दूरी होती है ना, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी क्या नहीं होती? कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जबकि बल, त्वरण एवं वेग सदिश राशि हैं जिनका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है ना। तो इन तीनों का मान यहाँ पे तीनों कुछ भी हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 519वां। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, 519। देखो क्वेश्चन कह रहा है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताओ वो क्या है ना? दूरी और चाल है, वेग और चाल है, दूरी और विस्थापन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्यों सही हो जाता है? देखो यहाँ पे आप लोग, ये इसलिए सही हो जाता है, जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए जाती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P और यहाँ पर कोई बिंदु है Q। ठीक है, ये कोई भी वस्तु है जो P से Q तक जा रही है। मान लीजिए मैंने ये वाला रास्ता चुन लिया। ठीक है, ये वाला नहीं, हम लोग चुनते हैं ये कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु Q है। ठीक है, तो मान लीजिए वो इस रास्ते से जाता है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके विस्थापन का परिमाण उन दोनों बिंदुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगा। ठीक है, मान लीजिए ये जो होगी, ये वाली दूरी ज़्यादा होगी, ये वाली दूरी मैक्सिमम होगी और ये वाली दूरी मिनिमम होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये मेरी दूरी है और ये विस्थापन, और विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी के बराबर या फिर दूरी से छोटा होता है, कभी भी दूरी से बड़ा वो नहीं हो सकता। तो अगर मुझे कम से कम दूरी चाहिए दो बिंदुओं के बीच की, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट ले लो, यानी कि उसका विस्थापन ले लो। अगर आपको मैक्सिमम दूरी चाहिए तो आप उसकी दूरी ले लो, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो दूरी ले लो। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। विस्थापन से कम दूरी और दूरी से ज़्यादा डिस्टेंस जो उसने चली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 520 में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो देखो, कार्य क्या सदिश राशि है? जी नहीं सर। क्या गति सदिश राशि है? जी नहीं सर। क्या विस्थापन सदिश राशि है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि विस्थापन में एक दिशा ज़रूर होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से पूर्व दिशा में है। किधर है वो? आपके स्कूल से पूर्व दिशा में है। ठीक है, या फिर दक्षिण में है, या फिर हमारा आपका उत्तर में है, या फिर आपका पश्चिम में है। इस तरीके से आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। जिन भौतिक राशि में परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, वो सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, जबकि जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि कार्य, ऊर्जा, गति आदि अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए 521वां क्वेश्चन देखेंगे। सर क्वेश्चन कह रहा है कि वेग और समय का गुणनफल प्रदान है। वेग और समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? बताएंगे क्या होगा सही आंसर? वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? 521 में सही आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन कहलाता है। जब आप वेलोसिटी की और समय की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको विस्थापन मिलता है। क्या मिलता है? विस्थापन आपको मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं गाइस यहाँ पे कि वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। और यह एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो बिंदु उनके बीच में जो दूरी चली गई है उसे विस्थापन कहते हैं। और यह सदिश राशि होती है और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है गाइज? मीटर इसका मात्रक होता है। इसका सही मात्रक क्या होता है? मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 522 में। ठीक है गाइज,
इस बार पीडीएफ बना के लेके आया हूँ, तो पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही है। अगली बार ना मैं पीपीटी बना के लेके आऊँगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पीपीटी में एकदम बढ़िया से दिखेगा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 522 बताएंगे, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन, अब दूरी उसने कुछ चली नहीं तो विस्थापन कितना होगा, वो भी तो शून्य होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य होगा वो भी। चलो देख लेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है मुझे। ओके देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर, एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। क्योंकि वस्तु द्वारा तय की दूरी ही शून्य है, अगर उसने दूरी ही शून्य तय करी है तो हम यहाँ पे आंसर क्या बता सकते हैं, बताओ। विस्थापन भी तो दूरी होगा ना, बस यहाँ पे इतना ही मुझे समझाया गया है। ठीक है, चलो 523वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या है कि सर एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई भी वस्तु है मान लीजिए, उसको मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है सर विस्थापन क्या होगा, क्या विस्थापन 50 मीटर होगा, क्या विस्थापन 0 होगा, क्या विस्थापन 100 मीटर होगा, या विस्थापन क्या होगा, दूरी के बराबर होगा। तो बताओ कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो देखो, अगर विस्थापन कब होता है, जब मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक की न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। ठीक है, आप सपोज करो अपने गेंद यहाँ से फेंकी और वापस लौट के आपके हाथ में आ गई वो, तो अब विस्थापन क्या हो गया सर, विस्थापन तो जीरो हो गया ना, क्योंकि जहाँ से आपने वस्तु फेंकी वहीं पर वापस लौट के आ गई, है ना, और उसने कोई दूरी भी तय नहीं करी है, तो यही क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या हो गया, इसका शून्य यहाँ पे हो जाता है। तो 523 का जो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु का जो विस्थापन है वो शून्य होगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इस विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन एक सदिश राशि होता है, ये तो आप सभी को पता है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास में वापस आ जाती है। तो वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है वो क्या होता है, शून्य यहाँ पर होता है। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 524 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर यहाँ पे कि जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होगा, है ना। कोई पर्यवेक्षक है, मान लीजिए इसका आप एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप नाव में बैठे हैं, है ना, बैठे तो आप नाव में हैं और नाव चल रही है, आप नहीं चल रहे, नाव चल रही है। अच्छा, आप लगातार नाव को देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आप तो चल ही नहीं रहे, आप तो बैठे हैं, है ना। लेकिन जब आप बाहर की कोई भी चीज़ देखो, जैसे आपने कोई पहाड़ देख लिया, तब आपको महसूस होगा कि हाँ मैं गति कर रहा हूँ, है ना। या फिर ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन में आप बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा ट्रेन चल रही है नहीं चल रही, जब तक हम बाहर ना देखो। बाहर देखोगे आपको पता चलेगा, अच्छा ये दिख रहा है मुझे, अब ये नहीं दिख रहा, तो मैं गति कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो 524 का सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है कि वह गतिशील है, कैसी वस्तु है वो गतिशील यहाँ पे हो जाती है। ठीक है सर, चलिए यही सब यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे इन्होंने नदी का एग्जांपल दे रखा है। देखो, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह वस्तु गतिशील है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम नाव में बैठकर किसी नदी को पार कर रहे हैं तो हम नाव के सापेक्ष विराम अवस्था में हैं, नाव के सापेक्ष में। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि नाव के सापेक्ष समय के साथ साथ हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु जब हम नदी के किनारे को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं, क्योंकि नदी के किनारे के सापेक्ष हमारी जो चाल है, ठीक है, हमारे जो समय के साथ हमारी स्थिति यहाँ पर बदलती रहती है कंटिन्यू। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो वस्तु क्या है गतिशील यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा दूरी और विस्थापन टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है चाल, वेग और समय। ठीक है, चाल, वेग और समय मेरा टॉपिक हो जाता है, मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 525वां क्वेश्चन। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल आ गया सबसे पहले। एक चालक समान गति से अपनी कार चलाता है, समान गति चला रहा है, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, तो गति ज्ञात करो, उसकी स्पीड क्या होगी। तो सर आप सभी को पता है कि जो स्पीड बराबर होता है सर, क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी चल रहा है सर, वो तो डिस्टेंस आपको सभी को पता है 288 डिस्टेंस चल रहा है, और टाइम कितना ले रहा है वो यहाँ पर 60 ले रहा है ना। कितना ले रहा है 60, तो यहाँ पर कितना जाएगा सर 4.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। कितना जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। बात समझ में आई। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन 525 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 525 कह रहा है कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक
चलो दोस्तों देखिए, देखो चले देखिए, तो यहाँ पे बात करते हैं 90 मीटर लंबा कोई पुल है, उसमें पुल में तैरती है किरण, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहाँ से वापस आ जाती है। उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग बताना है मुझे को, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पर माइनस है, तो अब मैं आपको बता दूं मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन जब मैं एस को ऊपर लेके आता हूँ तो मीटर सेकंड -1 हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ नहीं, लगा लेंगे, सब में -1 होगा इनमें, ठीक है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में -1 होगा, लगाओ। तो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 526 का क्या होगा। देखो क्योंकि अब एक बात ध्यान रखो, देखो किरण जहाँ से चली थी वहीं पर वापस आ गई, ठीक है, और वहीं वापस आ जा रही है, तो अब उसका विस्थापन क्या होगा बताओ। उसका विस्थापन तो शून्य है ना, क्योंकि एक ही स्थान से चली है ना, दो स्थानों के बीच की दूरी को तुम बताते हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रही है, वो जहाँ से जा रही है वहीं को वापस आ रही है, जहाँ जा रही है वहीं पे वापस आ रही है, तो 0 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा उसका, यहाँ पर औसत वेग हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं अगला 527वां क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण इसके समय में हुआ परिवर्तन है डैश में प्रति इकाई। बताओ किसी वस्तु का त्वरण इसके समय में क्या है, वेग है, बल है, संवेग है, फिर विस्थापन है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। तो देखिए बात करते हैं सर, इसका वेग वो कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो इसका थोड़ा सॉल्यूशन आपको बता दूं कि किसी वस्तु के स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं, है ना। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। देखो अगर वेग बदला तो वेग बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कहलाएगा। यह एक सदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 528 बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब होता है सदिश, ठीक है। तो सदिश की बात करेंगे तो देखो ना तो समय है, ना तापमान है, ना दूरी है, क्योंकि और यहाँ पर क्या हो जाएगा वेग। वेग में क्या होता है सर, दिशा भी होती है और यहाँ पर परिमाण भी होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लो कि वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग। भार कैसे होगा, अब भार कैसे होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आवेग, विद्युत संवेग आदि ये क्या होती हैं, सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदिश राशि क्या होती हैं। देखो वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, मतलब इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, आपने कभी देखा कि मैंने आज 10 काम कर दिया, 10 जूल काम करा पूर्व दिशा में, ठीक है, या मैंने 50 काम करा है दक्षिण दिशा में, ऐसा नहीं बोलते ना, ठीक है। तो ये सब राशियाँ अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय। आपने कभी सुना कि 5 बजे उत्तर दिशा में, नहीं सुना होगा, है ना। चलो उसके बाद देखो बात करते हैं 529वां क्वेश्चन की फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उससे हम क्या कहा जाता है, यांत्रिकी, वेक्टर, वेग या परिमाप। तो 529 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको हम वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। चलो 530 बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा कि सदिश राशि क्या होती है, मतलब वेक्टर क्या होती है, वजन, तापमान, वेग। तो वेग यहाँ पर सदिश राशि होती है, ठीक है। चलो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण आदि ये सब क्या होती हैं, सदिश राशियाँ। लेकिन द्रव्यमान, ताप, लंबाई, चाल ये सब क्या होती हैं, अदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। चलो 531 बताएंगे कि समय के साथ किसी भी वस्तु का वेग दिखाने का ग्राफ जो है वो क्या होता है। बताओ उसका ग्राफ बताओ कैसे जाता है, समय के साथ किसी वस्तु का ग्राफ दिखाना है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये वाली कौन सी होगी, मेरी यहाँ पर वेलोसिटी इनके वेग की, और ये जो मेरा इधर को लाइन जा रही है टाइम की, तो ये टाइम और ये वेलोसिटी, ठीक है। तो समय के साथ साथ वेग भी बढ़ाना है, तो अब देखो समय भी बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा इस तरीके से चला जाता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग समय ग्राफ सही आंसर हो जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 532 बताओ औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाती हैं। बताओ औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाती हैं। तो यहाँ पर दिए गए अंतराल के समय अंतराल के दौरान यहाँ पर वो दर्शा देती है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर ये इन्होंने थोड़ा सॉल्यूशन दे रखा है कि जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल क्या होती है, चाल v बराबर दूरी बटे समय होती है। वेग क्या होता है सर,
कोई वस्तु एकांक समांतराल में जितना विस्थापित होता है, मतलब जितनी दूरी तय करता है, उसे उस वस्तु का वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात v बराबर होता है सर विस्थापन इनटू समांतराल। ठीक है, क्या होता है, विस्थापन बटे समांतराल होता है। v बराबर डी टी डेल्टा टी अपन डेल्टा टी होता है। अतः चाल और वेग की परिभाषा से स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समांतराल के दौरान उस वस्तु की गति दर्शाते हैं। ठीक है, चलो 533 बताओ। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का उदाहरण है, बताओ। भीड़ वाली जगह है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर आप देखिए असमान गति होगी उसकी, क्योंकि वो ना तो वो एक साथ चल पाएगी, है ना, कभी तेज़ चलेगी, कभी धीमे चलेगी, कभी ब्रेक लगा कर रुक जाएगी, तो ये असमान गति कहलाती है। ठीक है, चलो 534 बताएंगे कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है। चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय यहाँ पे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, एस बराबर डी अपॉन टी। ठीक है, एस बराबर डी अपॉन टी होता है। चलो 535 बताएंगे सर क्या होगा। ये पूछ रहा है सर एक तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होती है, बताओ। जब वस्तु क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी शून्य में, जब त्वरण जो होता है वो शून्य यहाँ पर होता है। ठीक है, तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर हो जाता है जब वस्तु में त्वरण जो है वो शून्य हो जाए, मतलब हम एक्सेलरेशन दे ही नहीं रहे वस्तु को। 536 बताएंगे विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वेग कहा जाता है। ठीक है, चलिए 537 बताएंगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे 538वां। यदि कोई वस्तु समान समांतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम 538 का सही आंसर क्या होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम ऑप्शन नंबर ए असमान गति कहते हैं। ये सही आंसर यहाँ पे होता है। ठीक, चलो 539 बताएंगे विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो सर वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, चलो 540 बताओ किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, तो 540 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेग। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 541 बताओ निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। 541 में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वेग क्या हो जाएगा, वेग। ठीक, चलो 542 बताएंगे कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में पद के रूप में जाना जाता है, तो क्या होगा बताइए किस, तो ऑप्शन नंबर है वेग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलो अब बताएंगे अगला क्वेश्चन 543वां। ये कह रहा है सर समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो सर वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन वेग के क्यों आ रहे हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है मेरा यहाँ पर, प्रक्षेप्य गति आ जाती है। यहाँ पर देखो कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। बताओ कितनी डिग्री कोण पर मुझे फेंकना चाहिए कि वस्तु पूरी की पूरी बहुत मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले, तो ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री पर आप उसको फेंक दो तो वस्तु सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर तय करेगी। ठीक है, चलो अगला बताओ किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक पथ क्या होता है। प्रक्षेपक मतलब पथ जो है वो क्या होता है, सरल रेखा, परवल है, वृत्त या फिर अति परवल है। 545 बताओ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर भी परवल होता है। क्या होता है, परवल यहाँ पर होता है। जब भी हम कोई चीज़ फेंकते हो तो उसका जो गति आती है वो परवल आती है। ठीक है, तो चलो भाई ये हमारे आज का टॉपिक था। अगली जो वीडियो आएगी वो त्वरण की आएगी। त्वरण पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको सबको हम अच्छे से करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतने रहने देते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।